ये है +1 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज इट ओके? तो इसमें नेचुरली एज द चैप्टर नेम सजेस्ट कि इसमें हम पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग किस किस में होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, कितने टाइप की होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, बेंड होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, और मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। इज इट ओके? तो लेट अस स्टार्ट। हमें पता है मैटर किस चीज का बना हुआ है? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। किस चीज का बना है? एटम का। अब डिफरेंट एटम, ये कह रहे हैं कि मैक्स मतलब कोई भी एक एटम इंडिपेंडेंटली नॉर्मल कंडीशन में नहीं एग्जिस्ट कर सकता एक्सेप्ट नॉर्मल गैसेस। कोई भी एटम नॉर्मल कंडीशन की बात की गई है, नॉर्मल कंडीशंस पे अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता एक्सेप्ट नॉर्मल गैसेस, ठीक है, कोई भी। तो ये कह रहे हैं कि अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल बनाता होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, तो ये क्या करता है? H2 फॉर्म में रहता है, ये दो एटम कंबाइन करके। इसी तरह से Cl अकेला नहीं रह सकता, तो Cl2 बनाता है, ठीक है। क्या बना है, कैसे ये बना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कैसे ये बॉन्ड तैयार हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? एटम क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। अब है हम लोग इस बात पे कि ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, ये दो से ज्यादा एटम के मिलने से, या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बना है। अगर इसकी बात करोगे तो ये 2 एटम से बना, और अगर इसकी बात करोगे तो ये 2 एलिमेंट से बना ये कंपाउंड है। और ये हिट्रो बेटा अभी तो कुछ नहीं बना है। आप ऐसे करो, अपने लिए चाय और रस ले लो, रस लाए, पर तो कम खाना है, मतलब 2-3 खाना, हैवी मत खा लेना, क्योंकि मैंने खाना बनाया हुआ, बस कुछ पातियां लगानी है, ठीक है। 2-3 खाना सिर्फ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है ये हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये सब कुछ हम सीख चुके हैं, हिट्रो एटॉमिक सेम मॉलिक्यूल। अब हमने सिर्फ ये जानना है कि ये क्या है, ये क्या है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये है अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूट्स। अगर ये एटम है तो इनको ये जोड़ के होल्ड करके रखेगा। अगर ये आयन है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनको होल्ड करके रखेगा। ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो आयन को या एटम को क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल, अलग अलग केमिकल स्पीसीज में। ये भी एक केमिकल स्पीसीज है, ये भी एक केमिकल स्पीसीज है, ये भी एक केमिकल स्पीसीज है, ठीक है, ये भी एक केमिकल स्पीसीज है, ठीक है। तो C6H12O6, ठीक है। तो ये सारी केमिकल स्पीसीज हैं। इन सारी केमिकल स्पीसीज में जो एटम है या फिर आयन है, उनको जो अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड करके रख रही है, वो क्या है? वो केमिकल बॉन्ड है। वो क्या है? केमिकल बॉन्ड है। जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ आ चुका है आपको? हाँ, तो बताओ आरोही, क्या समझा है? जो एलिमेंट्स आयंस को होल्ड करके, ओनली आयंस, एलिमेंट्स आयंस और कंपाउंड्स को हाँ, जो होल्ड करके रखता है, उसे वो कौन, वो क्या है? वो अट्रैक्टिव फोर्स है। वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हम एंड में क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। हो गया? तो कह रहे हैं इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों जुड़े, ये कंबाइन क्यों किए,
ठीक है। और ये क्या यही क्यों कंबाइन किया इसके साथ, ये और कुछ और क्यों नहीं, ठीक है। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और इनकी डेफिनेट शेप क्यों है, अगर ये CH4 है तो ये CH4 जो है ये इसी शेप में क्यों है, इसी शेप में क्यों है, हम इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो ये सब कुछ सारी शेप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जानने की जरूरत, कंबाइन क्यों किए ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत सारी थ्योरीज करेंगे इस चैप्टर के। कौन कौन सी थ्योरी है, नाम आप अभी याद कर सकते हो। VSEPR थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब कुछ हम इसमें बोलते ये इसलिए कंबाइन करते हैं। वैसे एक रीजन कंबाइन करने का दो एलिमेंट को या दो एटम को ये है कि इसके कंबाइन करने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनकी मिनिमम एनर्जी हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां भी एनर्जी कम होगी वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इज इट ओके? तो अब है हम लोग सबसे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए अप्रोच किया, जिसने केमिकल बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले काम किया, जिसका काम तो कई कर रहे थे, जिसका काम सामने आया, ठीक है, जिसका काम सामने आया केमिकल बॉन्डिंग के लिए, वो था कॉसल ल्यूइस। क्या था? कॉसल ल्यूइस अप्रोच टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्डिंग, टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्डिंग। लेट अस स्टार्ट कि इसने क्या कहा, ठीक है। In order to explain the formation of the chemical bond in terms of the electron, a number of attempts were made. बोलते ये बताने के लिए कि केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से कैसे बन रहे हैं, ये बताने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए। अलग अलग साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए। क्या किए? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए। लेकिन 1916 में कॉसल और ल्यूइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली टू गिव सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। तो कहते कि 1916 में ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं और किस तरह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, दो एलिमेंट की या दो एटम की या दो आयंस की, और किस तरह से वो केमिकल बॉन्ड तैयार करते थे। ये किसने कहा? कॉसल एंड ल्यूइस। कॉसल एंड ल्यूइस, इज इट ओके? और इन्होंने ये भी बताया कि they were the first to provide some logical explanation of the valence shell which was based on the inertness of the noble gas. उन्होंने ये भी बताया कि क्यों नोबल गैसेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल है, वो भी कॉसल और ल्यूइस ने दिया। हाँ, यस, इनर्टनेस क्यों है, उसकी इनर्टनेस Lewis pictured the atom in terms of the positively charged kernels. मतलब वो क्या कहता था, पॉजिटिव चार्ज जो है ना, मतलब प्रोटॉन्स को वो क्या कहता था? कर्नल्स। क्या कहता था? कर्नल्स, ठीक है। कहते कि वो न्यूक्लियस के अंदर था। वो किसके अंदर था? न्यूक्लियस के। एंड द आउटर शेल, जो बाहर शेल थे, उनके ऊपर क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इन्होंने क्लियर किया ल्यूइस ने कि बाहर इलेक्ट्रॉन है और अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन ना बोल के उनको कर्नल्स बोलता था, ठीक है। The further assumed that these 8 electrons occupy the corner, और वो ना क्यूब की शेप में, ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे कॉर्नर्स पे क्यूब पे, जैसे 4 ऊपर और ये 4 ऐसे पड़े हुए हैं और बाकी जो है पॉजिटिव है पूरा ये। इज इट ओके? ये किसने कहा? ल्यूइस और कॉसल ने क्यूब का एग्जांपल लेकर के कहा कि, और बोलते कईयों में कॉर्नर पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, कईयों पे कॉर्नर पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कईयों के 8 है, और जिनका 8 है वो क्यूब स्टेबल है। ये इनकी थ्योरी थी। किसकी? ल्यूइस और कॉसल की, ठीक है। तो ऑक्यूपाई बोलते ये कॉर्नर्स पे पड़े होते हैं। नोबल गैसेस के केस में ये मैंने बता दिया कि ये 8 के 8 कॉर्नर भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से। और बाकी अगर आप सोडियम की बात करोगे तो सोडियम में आउटरमोस्ट शेल का लोगे तो फिर वो एक ही कॉर्नर पे है। ऐसे मैग्नीशियम का लोगे तो 2। इज इट ओके? तो इस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये एक ट्यूब की फॉर्म में होते हैं और अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्टेबल है। बोलते इसलिए क्योंकि ये ट्यूब 8 इलेक्ट्रॉन लेने पे स्टेबल हो जाता है, इसके सारे कॉर्नर्स फिल हो जाते हैं, तो इसलिए ये स्टेबल है। और ये जस्टिफिकेशन इसने नोबल गैस के लिए दी। इज इट क्लियर? फिर बोला ल्यूइस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव्स द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। और ल्यूइस ने ये भी बोला कि एटम
एटम जो है, अगर जिनके पास 1 है या 5 है या 6 है, वो अपना 8 ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं बॉन्ड बना करके, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। ये किसने कहा? ल्यूस ने। ल्यूस ने कहा, उसने पॉइंट दिया, पोस्टुलेटेड क्या होता है? पॉइंट दैट एटम्स अचीव द स्टेबल एटम तब स्टेबल ऑक्टेट पूरा करते हैं जब वो केमिकल बॉन्ड से लिंक करते हैं। हो गया? तो ये उसने जस्टिफिकेशन, व्हाई एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स, व्हाई का क्वेश्चन था। इज इट ओके? इन द केस ऑफ द सोडियम, बोलते फिर एग्जांपल देने लगेंगे कि इन द केस ऑफ सोडियम में आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन ले लेता है तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगी जिसे हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। इज इट ओके? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, everything happens for this for the to complete the octet and to get stable. Carry Lewis symbols in the formation of a molecule, only the outer shell electrons take part in the chemical bonding. ये भी उसने कह दिया कि सिर्फ एक एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे और इंटरनल और नहीं लेंगे। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन 1916 में कॉसल और ल्यूस दे चुके थे। ठीक है, 1916 में। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और इनोमोस्ट नहीं होंगे, इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, ये सब कुछ बता चुके थे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाए, ल्यूस है ना, क्योंकि ये ल्यूस ने इन्वेंट किए थे तो उस स्ट्रक्चर का नाम ही ल्यूस स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूस स्ट्रक्चर। जैसे कि सोडियम है, सोडियम को अगर आप इसका रिप्रेजेंट करना चाहोगे ल्यूस स्ट्रक्चर तो ये है, और मैग्नीशियम का करना चाहोगे, हाँ जी, हाँ, ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर, ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। इज इट ओके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो इसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम, मैक्सिमम डिस्टेंस पे 2 है इसके, एल्यूमिनियम के 1, 2 और 3। इज इट ओके? इसी तरह से कार्बन के 1, 2, 3, समझ गए? फ्लोरीन के 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ऑक्सीजन के 2, 2, 4 और 2, 6। समझ आ रही है? नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो ये है ल्यूस ने दिए हुए स्ट्रक्चर, जिसमें उसने अपने स्ट्रक्चर में उस सिंबल के साथ डॉट की फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के रिप्रेजेंट किए। इज इट ओके? बना लोगे? क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि Na की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 3 नंबर पूरे करने हैं आपने ना, तो Na की सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। Na की जब आप लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s1 आएगी, और जब आप क्लोरीन की लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2 और 3p5 आएगी। तो आप इसको ऐसे कर लोगे, ऐसे लास्ट वाले शेल को ऐसे कर लोगे। इसमें 3s1 है ना, हाँ, इसको ऐसे कर लोगे। फिर रिप्रेजेंट करोगे कि Na, इफ Na लिखोगे, थ्योरेटिकली लिखना है कि इफ Na lose its 1 electron it will get stabilized, and if chlorine take this electron then it will get stabilized. So by taking the electron of sodium, chlorine gets stable. No sharing. इसमें तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, नो शेयरिंग। जो शेयरिंग होगी वो होगी कोवलेंट बॉन्ड में। इसमें ये सीधे रख देगा इसको, फिर ये जो है Na ये अपना दे देगा टोटली, ये प्लस हो जाए, और ये नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये यहाँ चला गया है, इसके पास चला गया है कंप्लीटली, और ये बॉन्ड कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड, एक नाम इसका। दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इज इट ओके? अभी मैं सिर्फ उस बॉन्ड की बात कर रही हूँ जो शेयरिंग से नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड। अब मैं आयोनिक बॉन्ड की आपको डेफिनेशन दे रही हूँ और आपने मुझे सुनानी है। ठीक है, पहला बॉन्ड आ गया हमारे पास, और पहला बॉन्ड कहता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय complete transfer
complete transfer of electron, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन कंपाउंड NaCl. बोलो आरूही, आप बोलो क्या बोला मैंने. Compound is formed by complete transfer of कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दोबारा बोलो. this is it is द बॉन्ड. bond which is formed by complete transfer of electron. हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. और इसका दूसरा नाम क्या है? Ionic bond. दूसरा Electron. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, ठीक है. तो ये मैंने आपको सिखा दिया. इस तरह से जरूरी नहीं है कि NaCl की फॉर्मेशन आए. मैंने पहले कह दिया किसी की भी फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वो कितने दे सकते हैं. जैसे अगर CaF2 की आई, मान लो बोला कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ CaF2, तो आप कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फ्लोरीन की लिखोगे, फिर बताओगे कि एक फ्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 फ्लोरीन लेने पड़ेंगे, तभी ये क्या होगा, CaF2 बनेगा. क्या बनेगा? CaF2 तैयार होगा. तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें फिर बताना है कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे होगा. ठीक है, ये यहाँ से याद करना. मैं भी क्वेश्चन दूंगी आपको, तब आपने मुझे करके देना है. इज इट ओके? In the periodic table, the highly electronegative halogen, everybody knows this, है ना. क्या है कि ये जो जितने भी हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो सोडियम वगैरह की सीरीज है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली है वो सेपरेट किए गए हैं नोबल गैस के द्वारा. कह रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हैलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव. बनता है हैलोजन एटम का नेगेटिव बनेगा और अल्कली का पॉजिटिव बनेगा. वो दोनों एसोसिएट हो जाएंगे गेन और लॉस से, नॉट शेयरिंग, गेन और लॉस से. किसके? इलेक्ट्रॉन के. फिर कह रहे हैं द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म्ड अटेन. बोलते ये जो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, इनमें क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. एक दे करके 8 रह गए पीछे और एक के ले करके 8 हो गए पूरे. तो बोलते ये दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, इनमें क्या है, इनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. कहते ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, इनमें अब क्या पैदा हो जाएगी, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बनाएगी बॉन्ड. ठीक है, और ये एग्जाम्पल. ठीक है, अब है हमारे पास, मैं इसकी डेफिनेशन आपको करवा चुकी हूँ. ठीक है, ये हो गया. अब ये कह रहे हैं कि कॉसल पोस्टुलेशन प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. हमने पी लिया बेटा, दे दो पापा को, दे दो, मुझे मत दो. तो कॉसल्स पोस्टुलेशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द, इसने कॉसल ने एक नई पोस्टुलेशन दी कि आयनिक कंपाउंड जब भी फॉर्म होंगे वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होंगे, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से नहीं होंगे. आयनिक कंपाउंड ऑलवेज विल फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय गेन और लॉस से होंगे, शेयरिंग से नहीं होंगे. ये थ्योरी भी कॉसल ने दी. फिर कह रहे हैं हिज व्यू हैव प्रूव्ड टू बी ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमाइजेशन. और इससे आयनिक कंपाउंड जितने भी तैयार हुए थे उनको पढ़ने में फिर बहुत आसानी हुई, क्योंकि उनको तो फिर सेपरेट ही कर दिया कि इनमें शेयरिंग नहीं, इनमें ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो केमिस्ट्री को थोड़ा इजी कर दिया इस बात में. ऑक्टेट रूल, एवरीबॉडी नोज ऑक्टेट रूल. क्या होता है ऑक्टेट रूल्स? हर एलिमेंट अपनी वैलेंस इलेक्ट्रोवैलेंस जो लास्ट एलिमेंट उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है. बस यही है ना, यही है. और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहेंगे. क्वेश्चन एक ही आंसर है और क्वेश्चन आने के 2 तरीके हैं. या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ऑक्टेट रूल, या क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है.
तो दोनों का सेम आंसर है। इज इट ओके? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टेबिलिटी होगी गेन और लूज करके, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, और तो ये दोनों वे में, ठीक है। अब हम मतलब आयोनिक बॉन्ड खत्म कर चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। अब हम हैं कोवलेंट बॉन्ड पे। किस पे हैं? कोवलेंट बॉन्ड पे। अब मैं डेफिनेशन दे रही हूँ और आपने मुझे सुनानी है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड which is formed by sharing of electrons, by sharing, देखा शेयरिंग किस वाले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल CH4, ठीक है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, क्या होंगे? इसी तरह से N2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, O2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, Cl2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको उसके ड्रॉ करके बताए लुईस स्ट्रक्चर, वैसे इसके भी लुईस स्ट्रक्चर शेयरिंग के बताने पड़ेंगे, और बहुत सारे हैं, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। आज मेरे पास कार्बन था, क्या था? कार्बन था। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं पूरा करना है, डुप्लेट पूरा करना है। हाइड्रोजन को क्या पूरा करना है? डुप्लेट पूरा करना है। और कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, चारों तरफ हाइड्रोजन, CH4 है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रख दिया। अब क्या है कि इसके 2 पूरे हो गए, राउंड लगा दो, इसके 2 पूरे हो गए, राउंड लगा दो, इसके 2 पूरे हो गए, राउंड लगा दो, इसके 2 पूरे हो गए, राउंड। और ये जितने हैं 8 के 8, ये जितने हैं 8 के 8, इनको राउंड लगा दो। ये शेयर हुए हैं, इसने एक इसके साथ शेयर किया, इसने एक इसके साथ शेयर किया, इसने एक इसके साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया, और ये 8 के 8 शेयर, मतलब 4 इसके और 4 इसके, इसके भी 8 पूरे कर देंगे और इनके भी 2-2 पूरे हो गए। बना सकते हो? हैं? बना लोगे? अब ये है इस तरह से, तो ये तो बना सिंगल बॉन्ड। फिर अगर जैसे अगर नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद हम सीधे लिखते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं, है ना। तो ये इस तरह से, ये तो सिंगल बॉन्ड है ना। अगर मैं अब N2 की बात करूं, अगर मैं N2 की बात करूं, ये है मेरे पास N2, ठीक है, N2, और मैंने NN अलग लिखने हैं, और मेरे पास N में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। 2 मैंने यहां रख दिए, 2 मैंने यहां रख दिए, इस 5 है ना पूरे, और 3 मैंने सामने रखने हैं, 1 2 3, और इसके 1 2 3, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक को नहीं लेती इन तीनों में से तो 8 पूरे नहीं होंगे दोनों के। जैसे अब क्या होगा, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये ल्यूस की फॉर्म में रहेगा, ये ल्यूस है और ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और मैंने इसको शेयर कर लिया, हो गए 6 और 2 8, और मैंने इसको ऐसे करके, ये एक राउंड ये हो गया इसके, क्योंकि ये वाले इसके साथ नहीं होंगे, इसके ये हो गए, और ये इसी के साथ ये ऐसे करके ये हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? हो गए 8 पूरे। ऐसे आपने कई प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद है मेरे पास C2H2। मैंने बोल दिया कि आप ये स्ट्रक्चर बना के दो और मुझे बताओ कि इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है और कितने ल्यूस बॉन्ड है। तो आप बोलोगे मैडम जैसे इसमें मैंने बोला इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग से बने हैं, और ये क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोवलेंट बॉन्ड और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शब्दों को सीखना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है मेरे पास? ये है कार्बन, और यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और H एक ही है, रख दिया मैंने। ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर, स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर। तो ये इधर तो इसने एक ही करना है शेयर, क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट बनाना है, ठीक है। ये इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर करेगा, एक इधर करेगा। बच कितने गए कार्बन के? 3 बच गए। तो 3 कार्बन के इधर और 3 कार्बन के इधर, ये तीनों मिलके बनाएंगे बॉन्ड सेंटर में। ये हाँ, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है, ये इधर, ठीक है। तो ये सारे इसमें कोवलेंट बॉन्ड। ये भी क्वेश्चंस है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स है और कितने लोन पेयर्स है। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, एक इधर को, एक इधर को। ये भी शेयर से बना है, इसने इसके साथ शेयर किया, ये इसका है एक और ये इसका है एक, तो ये शेयरिंग से बने हैं, ठीक है, डोनेशन से नहीं बने, ठीक है। तो ये क्या हुआ?
ये हमारे पास कार्बन, ठीक है, ये हो गया। तो कितने बॉन्ड हुए? 5 बॉन्ड हुए और सारे ही कोवलेंट बॉन्ड हुए। इज इट ओके? ये है, इसे हम क्या कहते हैं? डू यू नो इन केमिस्ट्री इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? C2H2 को हम क्या कहते हैं? CH4 को हम मीथेन कहते हैं, मीथेन। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं? इथाइन, ठीक है, इथाइन। ये YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, और ENE फॉर डबल बॉन्ड्स, और ANE फॉर सिंगल बॉन्ड। इज इट ओके? तो आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और किस तरह से हम कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और उसकी करनी है आपने खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड डेफिनेशन, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड की डेफिनेशन है, ये डबल बॉन्ड की डेफिनेशन है, ये सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन है। और इन्होंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ये ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1, जो भी कंबाइन करेगा उसको एटलीस्ट 1 तो शेयर करना ही पड़ेगा। द कंबाइनिंग एटम जब कंबाइन करेंगे शेयर करके तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, ठीक है। फिर 10 द वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कोवलेंट बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने 8 पूरे करने होते हैं। ये ड्रॉ करने, और ये क्वेश्चन आ जाता है ज्यादातर, CCl4 का डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इज इट ओके? ये हो गया, ये डेफिनेशंस होगी। नाउ वी वर ऑन द ल्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स। ज्यादा हो गया? काफी है? लर्न करने के जैसा तो सिर्फ 2 डेफिनेशन है। और अच्छा, ये ड्रॉ करने हैं आपने, आपने जो ड्रॉ करने हैं ना, ये यहां से करने हैं क्योंकि यहाँ ना खूब सारे हैं, ये जितने भी हैं सब ड्रॉ करने हैं। इज इट ओके? ये है, ये इसमें से मैं कोई भी ड्रॉ करने को आपको दे सकती हूँ, प्रैक्टिस करो इन सबकी। उठा लो बलराज, आ जाओ बेटा। बलराज, ये बाद में सुनूंगी, पहले समझा दूंगी। बैठ। नहीं, पहले एनसीईआरटी खत्म करने हैं ना, एनसीईआरटी खत्म करने हैं पहले। हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज you are interested to evolve a local government plan of a state. What powers would you endow to the village पंचायत? बोलते आपको दे दिया ये काम कि आपने गवर्नमेंट के प्लान बनाने हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए प्लान बनाने हैं, ठीक है। बताओ कि आप विलेज पंचायत को क्या क्या काम दोगे। इज इट ओके? तो मेंशन एनी 5 पावर्स, 5 पावर बतानी है जो आप एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट या एज ए इंचार्ज जो आपको दिया गया है कि आपने पावर्स देनी है। 5 कोई पावर्स किसको देनी है? आपने विलेज की पंचायत को देनी है 5 पावर्स। तो आप कौन कौन सी दोगे? क्वेश्चन ये है। आंसर, द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ठीक है। तो बीइंग ए इंचार्ज आप उनको कहोगे कि आप इन चीजों के, किस किस चीजों के टैक्स वो आप बता दोगे। प्रोफेशनल टैक्स लो, हाउस टैक्स लो, एंटरटेनमेंट टैक्स लो, एग्रीकल्चर लैंड टैक्स लो, पिलग्रिमेज क्या होते हैं जो आते हैं शरणार्थी वगैरह, मतलब आपके इलाके में अगर कोई जैसे राम मंदिर है या फिर बहुत अच्छा गुरुद्वारा है तो वहां जो विजिट करने आते हैं उनसे टैक्स लो, उस तरह से टैक्स। फिर मेला लगाया अगर आपके गांव में तो टैक्स लो, फेस्टिवल्स है ड्रेनेज टैक्स लो,
तो आप बीइंग इंचार्ज उनको कहोगे कि आपको अगर अपने एरिया में सुधार लाना है तो आप सुधार लाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा आप ये टैक्सेस इम्पोज करके दे सकते हो। तो सर दिस पावर इज नीडेड सो ये पावर इसलिए जरूरी है ताकि उनके पास फंड हो और फंड से वो लोक सेवा कर सके। राइट टू प्लान, विलेज पंचायत शुड बी गिवन द पावर टू मेक प्लान फॉर द डेवलपमेंट, और उनको आप हक दे दोगे कि आप बनाओ प्लान और मैं देखूंगा कि आपके प्लान्स अगर सुटेबल होंगे तो मैं अप्रूव करूंगा। इज इट ओके? तो प्लान बनाना मैं नहीं प्लान बना के दूंगा एज ए इंचार्ज, बट तुम बनाओ प्लान, ठीक है? तो इस तरह से उन्हें लगेगा कि हमारी वैल्यू है कुछ, है। तो विलेज पंचायत नो बेटर अबाउट द विलेज एंड टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट नीड्स फॉर द विलेज। तो विलेज पंचायत को, क्योंकि वो ही जानती है कि उस एरिया में क्या प्लान रन करेगा उस विलेज को ग्रो करने में, बेटर नोस। तो एग्रीकल्चर, our village पंचायत should have all power regarding the promotion of agriculture। मतलब मान लो कि आपके गांव में जो उगता है, क्या क्या उगता है और कैसे कैसे एग्रीकल्चर को आप ग्रो करना चाहते हो, तो वो सब भी आपके हाथ में ही वो देगा कि अपने एग्रीकल्चर को खुद ही प्रमोट करने के लिए लाइन्स प्लान्स बनाओ, वो भी आप एज ए इंचार्ज उनको कहोगे। दूसरा, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम, विलेज पंचायत शुड हैव द पावर टू चूज वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द विलेज, और उनको पावर दे दोगे कि जो जो प्रोग्राम आप वेलफेयर के करना चाहते हो वो करो। इसके बाद एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, पंचायत शुड हैव द पावर टू एलोकेट फंड्स फॉर द डेवलपमेंट, और उसी जब फंड इकट्ठे हों तो उस फंड की पावर उन्हीं के पास हो कि अब ये हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? तो ये 5 बातें बीइंग इंचार्ज आप विलेज पंचायत को दे दोगे। इज इट ओके? इसके बाद है what are the provision for the reservation for the socially disadvantaged group as per 73rd amendment, explain how these provisions have changed the profile of the leadership at the village level। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, मेरे को क्वेश्चन का मतलब पहले बताना, अभी मैं बता रही हूँ। What are the provision for the reservation for the socially disadvantaged group as per, बोलते जब 73rd अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें समाज के कौन से हिस्से की रिजर्वेशन हुई थी, के लिए रिजर्वेशन हुई थी। क्या बोला मैंने? के हिस्से के लिए। एक्सप्लेन हाउ दीज प्रोविजन हैव चेंज द प्रोफाइल ऑफ द लीडरशिप एट द विलेज लेवल। बोलते हैं और ये जो चेंजेस 73rd अमेंडमेंट में रिजर्वेशन की लाई गई थी, इससे लीडरशिप में क्या बदलाव आया था गांव के लेवल में लीडरशिप में क्या बदलाव आया था, पढ़े? अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो 73rd अमेंडमेंट में शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द ग्राम, किस हिसाब की पॉपुलेशन है, एसटी और एससी कितने परसेंट प्रेजेंट है उस गांव में, उस हिसाब से सीटें रिजर्व की जाती है। इज इट ओके? पंचायत में, ग्राम पंचायत में भी उस हिसाब से होती है, पंचायत समिति में भी उस हिसाब से होगी और जिला परिषद में भी उस हिसाब से होगी। क्या बोला मैंने? नॉट लेस देन 1/3, और मतलब 1/3 से तो लेस हो ही नहीं सकती। 1/3 तो आपको सीट्स रिजर्व करनी है शेड्यूल कास्ट की, ठीक है? शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जेंट्स के लिए है, उन 1/3 में वुमेन भी हो सकती है लोअर कास्ट की। इज इट ओके? ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट में, ठीक है? 1 सीट इज रिजर्व फॉर, और 1 सीट जो है वो बैकवर्ड क्लास के लिए इन ए ग्राम पंचायत।
ये ग्राम समिति की बात नहीं है, ये जिला परिषद की बात नहीं है, बात किसकी है? ग्राम पंचायत की। और पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में 1 होगी और इन द ग्राम सभा एरिया मोर देन 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ग्राम सभा एरिया। तो ग्राम पंचायत में 1 और ग्राम सभा क्लास इन द ग्राम सभा 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व कर दी जाएगी बैकवर्ड के लिए। ऑफिस ऑफ द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। ऑफिस ऑफ सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत in the district are reserved for the reduced caste in proportion to the population। कि डिस्ट्रिक्ट की जो सरपंच की पोस्ट होगी वो अगर शेड्यूल कास्ट को देनी होगी तो प्रपोर्शन देख के दी जाएगी कि शेड्यूल कास्ट उस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, तब वो रिजर्व की जाएगी सरपंच की। तो रिजर्वेशन फॉर द सोशली बैकवर्ड क्लास हैज सिग्निफिकेंटली चेंज। जब सोशली बैकवर्ड क्लास की को रिजर्वेशन दी गई तो लीडरशिप में बदलाव आया, मतलब कई लीडर बैकवर्ड क्लासेस से और SC/ST से भी निकल के आए। इज इट ओके? What were the main difference between the local government before 73rd amendment and after that? ये तो थी 73rd में जो प्रोविजन दी गई उसकी रूपरेखा 73rd में। अब है व्हाट वर द मेन डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट। बोलते लोकल गवर्नमेंट जो है पहले 73rd अमेंडमेंट से पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी। लोकल गवर्नमेंट 73rd अमेंडमेंट से पहले कैसे रन होती थी, क्या फीचर्स थे, और 73rd अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट कैसे रन हुई। ये बहुत इजी आंसर है क्योंकि बस पहले और बाद लगा लगा के आंसर देते जाना है। बिफोर 73rd अमेंडमेंट देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन 3 टायर पंचायत। बोलते कहीं पे किसी तरह से इलेक्शन, अलग अलग तरह से इलेक्शन होते थे। कईयों का 2 लेवल इलेक्शन होते थे, कईयों के 3 लेवल। लेकिन जब से बोलते ये अमेंडमेंट हुई, बदलाव आए, तब सारे स्टेट्स में, इंडिया की सारी स्टेट्स में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम आ गया। क्या आ गया? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम आ गया। बिफोर 73rd अमेंडमेंट ग्राम सभा वाज नॉट मेड। और 73rd अमेंडमेंट से पहले मतलब ग्राम सभा भी जरूरी नहीं थी कि ग्राम सभा लगनी चाहिए, वो जो 6 महीने में 2 बार गांव में लगती है, सभी लोगों के राय ली जाती है, वो मतलब पहले होती थी, नहीं होती थी। लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुई तो बिल्कुल वो 2 मीटिंग्स 6 महीने के अंदर होनी चाहिए और उस मीटिंग में जो है जो वहाँ के एरियाज की प्रॉब्लम है वो रिटर्न होनी चाहिए और वो रिकॉर्ड सरपंच के पास, हेड के पास जो भी वो होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या होता है? जो जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके बाद बिफोर 73rd अमेंडमेंट देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। और ये भी नहीं था, कुछ जो 3 साल बाद ले लेते थे पंचायत के सरपंच, बदल देते थे, बदल देंगे। लेकिन जैसे ही 73rd अमेंडमेंट हुई, 5 साल के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा ही होगा। Before 73rd amendment in many states there used to be indirect election to the पंचायत। बोलते पहले ढंग से इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, लेकिन अब उसमें क्या है, इलेक्शंस लोकल बॉडी हेल्ड करती है। जैसे बिफोर 73 अमेंडमेंट देयर वाज नो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकल बॉडीज। कोई रिजर्वेशन नहीं थी SC/ST के लिए पहले लोकल लेवल पे, बट अंडर 73 लोकल लेवल पे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद में तीनों टायर्स पे क्या है, लेवल्स, टायर्स के होते हैं, लेवल्स पे रिजर्वेशन है। बिफोर 73rd अमेंडमेंट देयर वाज नो रिजर्वेशन। बोलते लोकल लेवल पे ना वुमेन्स के लिए क्या है, रिजर्वेशन है। अभी तक MP और MLAs की सीट के लिए रिजर्वेशन नहीं है औरतों की, लेकिन यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे मतलब 73rd अमेंडमेंट में 1/3 रिजर्वेशन औरतों के लिए हो गई थी। तो उससे ना बहुत बदलाव आया है, मतलब बहुत 10 लाख सीटें पूरे इंडिया में लोकल लेवल पे औरतों की है। और उससे मैन के बिहेवियर में, मैन के काम करने के तरीके में
उस इंस्टीट्यूशन में बदलाव भी आया है, ठीक है, अच्छा बिहेवियर हुआ है इन टर्म्स ऑफ बेटर, ठीक है। फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन द लोकल बॉडी, तो औरतों की 1/3 सीट लोकल बॉडीज में रिजर्व है। और बाय 73rd अमेंडमेंट प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन ही इलेक्शन अब लेता है लोकल बॉडीज का। ये 3 आंसर आपने याद करने हैं और मुझे सुनाने हैं। क्या हो गया? Na प्लस और Cl नेगेटिव, क्या मतलब प्लस और? हाँ, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन 8 से कम है। नहीं, एट स्पीसीज एज अ होल, जैसे NH4 पॉजिटिव है, क्या है? O3 है, तो स्पीसीज है ना वो, O3 है। तो इसमें क्या है कि 2 पे तो पूरे हैं और नहीं, एक पे नेगेटिव एक्स्ट्रा है और एक ऑक्सीजन पे, और एक में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एक कम है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि ये ना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना पाता ओजोन, ठीक है। ये कभी इस तरफ को नेगेटिव आएगा इस वाली ऑक्सीजन पे, कभी इस तरफ को नेगेटिव आएगा, ठीक है। और फिर वो एक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है इसका, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बैलेंस नहीं है 2 ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बना करके फिर इसका 2 स्ट्रक्चर बना के फिर इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो है ना वो डॉट 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 में दिया होता है, ना कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में होता है वो, ना वो पूरी तरह से बीच का जो बॉन्ड एक जो बैलेंस नहीं हो रहा है। हाँ, इधर आओ। हाँ, मैं बता तो रही हूँ, तो एक लाइन डॉटेड है, वो फुली नहीं है। इधर लाओ, इधर ऐसे, जैसे ये है ना, कहाँ? तो ठीक है, एक तरफ प्लस आके एक तरफ माइनस, लेकिन इसमें एक तरफ 2 लाइन्स आती है, एक तरफ 1 है, ऐसा। आप बनाओ ना, तुमने बॉन्ड ही नहीं बनाए। अरे यार, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही है स्ट्रक्चर। इसमें 6 है, 2 2 2 तो रखी दो, ये तो है ही है। और ये जो है ये आपस में ये 2 तो शेयर करेंगे ना, तभी 8 पूरे होंगे। पूरे कैसे होंगे? ये नहीं शेयर हो रहे, जो शेयर हो रहे हैं वो तो बॉन्ड की फॉर्म में ही होंगे। तो ये शेयर हो रहे हैं, इसके 2 और इसके 2 शेयर हो गए, तो यहाँ 2 बॉन्ड बन गए। इसका 1 शेयर हुआ और इसका 1, यहाँ 1 बॉन्ड बना, समझ गए? तो अब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये कितनी है? 1 2 नहीं, ये 2 2 4 2 6 और 2 8, यही है। और इस केस में ये 2 और होंगे इसमें, और एक होगा इसमें नेगेटिव, और इसका होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये बैलेंस है। और ये स्ट्रक्चर पता कितने बनेंगे? 1 बनेगा, फिर दूसरा ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव ये यहाँ आएगा, ये बैलेंस नहीं रहेगा। और एंड में जब आप बनाओगे तो फिर ये ऐसे बनाओगे, 1 1 पूरा, ठीक है, और 1 डॉटेड दोनों तरफ को, तब जाके इस पे आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं शो कर सकते, जब तक ये हाँ, किसी भी तरफ, इस तरफ लगाओ, ये उस तरफ लगाना है जिस तरफ डबल बॉन्ड नहीं है, उस तरफ लगाना है। अगर इधर डबल बॉन्ड लगाए तो इस साइड, और इधर लगाए तो इस साइड। हाँ, तो कितने थे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन? ये 6 है और ये 2 8, और ये है क्या? ये CO। ये पता क्या, ये ऐसे स्ट्रक्चर है बेटा जो एक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाइड नहीं है, इनके 3 4 ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर बनते हैं और फिर फाइनली इनको ऐसे शो किया जाता है, दो लाइंस दिखा करके। ये 2 3 स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये आगे आएगा इसी चैप्टर में, सिर्फ आप इसको सीख लो, बाकी इनकी पूरी नॉलेज जो है वो बस 3 4 पेज छोड़ के इसकी पूरी वो आएगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिर स्टेबल नहीं होते, फिर स्टेबलाइज करने के लिए 2 स्ट्रक्चर बना करके ऐसा स्ट्रक्चर आता है जो उसको स्टेबल कर देता है, वो 3rd होता है, ठीक है।
हाँ, रोज नए नए चैप्टर ले आती हो तुम, है? ये नए चैप्टर है? नहीं तो पिछला तो पूरा याद नहीं हुआ आपको? ये आना है चैप्टर ऐसे में। बैठो। चैप्टर का नाम है लाइफ इन सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया कौन सा हिस्सा है इंडिया का? साउथ, ये वाला, ये सारा। इसमें क्या है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये साउथ में है सारे। आंध्र प्रदेश, ये इंडिया का साउथ है, ये नॉर्थ है। हम नॉर्थ में है। हम कहाँ है? नॉर्थ में, ठीक है। और ये क्या है? ये साउथ है। साउथ में ना 2 बार मॉनसून आता है, बारिश 2 बार होती है। पहले सिंपल वाले कर लो ना आप लोग, पीछे इतने सारे वो तो किए नहीं आप लोगों ने, वो भी तो कर लो ना पहले। Cl4 वाला बनाया, बना लिया? तो फिर ऐसा कर लो कि जो रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर हैं उनको कल कर लेना। इसमें 4 या 5 है रेजोनेंस वाले, बाकी सारे कर लो। रेजोनेंस समझने के बाद ये जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे याद। कल फिर मैं फॉर्मल चार्ज समझा के वो समझ आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस। हाँ, एंजल के पास चल जाओ। चलो आ जाओ। सदर्न इंडिया पता लग गया, साउथ की। तो कहते थे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। तो साउथ सदर्न इंडिया के सदर्न पार्ट को हम पेनिनसुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। एक मिनट छोड़ना जरा। ठीक है, कर लेना बेटा, फिर मैंने देने हैं 4-5 करने को। ऐसे फिर वैसे कचरा बचरा, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आते है ना, क्लास टेस्ट में भी। हाँ, ये रख लिया। नंबर भी तो डाले हैं मैंने आपके, देखे नहीं? फिर ये आपकी है ना, ले लो, चेक करिए, दे दो बेटा। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला, मतलब हम साउथ इंडिया के साउथ को पेनिनसुला भी कहते हैं, ठीक है। इट इज इन द शेप ऑफ द वास्ट इन्वर्टेड ट्राइंगल। बोलते ये जैसे ट्राइंगल उल्टा होता है ना, ट्राइंगल ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ट्राइंगल, ऐसे। और अगर इसको उल्टा कर दूं, इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा। इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा। इसको उल्टा कर दूं तो ये कोना नीचे चला जाएगा और ये 2 साइड्स ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा ट्राइंगल हो जाएगा। हाँ, ऐसे देखो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं उल्टा ट्राइंगल। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, समझ आ गया? उल्टा मतलब उल्टा। हाँ, याद रखना, तुम याद नहीं करती हो। ट्राइंगल बाउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। क्या करना तुमने पहले? सोशल। पहले सोशल करो। तुम 15 मिनट लेट क्यों? मैंने तुम्हें पहले कहा था, फिर भी बैठो, यहीं बैठो। कहाँ जा रहे हो बाहर? हाँ, सोशल फिर साइंस सबके साथ करेंगे। बाउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स, ध्यान देना। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुला कहलाता है। इट इज इन द शेप ऑफ द इन्वर्टेड ट्राइंगल। क्या मतलब है इसका? उल्टा ट्राइंगल। बाउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। और ये देखो है तीनों साइड से पानी, इस साइड से भी पानी, इस साइड से भी पानी, इस साइड, इस तरफ इसके अरेबियन सी है और इस तरफ ये बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ ये क्या है? इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन, ठीक है। तो एक तरफ सी है, एक तरफ ओशियन है ना। तो ये कह रहे हैं कि सदर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं?
पेनिनसुला। और ये किस शेप में है? इन्वर्टेड। बोल, तुम पाती नहीं हो, सुनती तुम रहती हो, बोलो। इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल की शेप में, बोलो। सदर्न पार्ट का दूसरा नाम क्या है? पेनिनसुला। और ये किस शेप में है? इन्वर्टेड ट्राइंगल, बाउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, बोलो। बाउंडेड बाय व्हाट? फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है, तो क्या क्या साइड? बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, ये वेस्ट है, इज इट ओके? अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। ये क्या है? इंडियन ओशन इन द साउथ। ये साउथ में इंडियन ओशन है इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड वेस्ट में अरेबियन सी। बोलो, क्या बोला? जल्दी बोलो, जल्दी। सदर्न पार्ट को क्या कहते हैं हम? पेनिनसुला। और ये कैसा है? शेप कैसी है? शाबाश। और वाटर कहाँ कहाँ है? ऑल द साइड्स। वेस्ट साइड क्या है? अरेबियन सी। ईस्ट साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। और साउथ साइड क्या है? इंडियन ओशियन। यार, समझाने का क्या फायदा जब तुमने सुनना ही नहीं है? सुनो और समझो और बोलो। ऑन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस। और नॉर्थ साइड को ऊपर को विंध्य और सतपुरा रेंजेस है। ठीक है, द लाइन क्रिएटेड बाय रिवर नर्मदा एंड रिवर महानदी इज ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन। ये जो लाइन है, ये इसमें क्या है? ये नर्मदा और रिवर महानदी ये अलग करती है साउथ और किसको? साउथ को, नॉर्थ को अलग करती है ये लाइन। जो कौन है, कौन सी नदी ये लाइन बनाती है? नर्मदा। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो बाउंड्री बनाती हैं नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में? कर लोगी? नाम याद करना है, नर्मदा एंड महानदी। कर लोगी? बोलो, नर्मदा एंड महानदी। नर्मदा एंड महानदी साउथ और नॉर्थ को अलग करती है। सदर्न इंडिया इज आल्सो कॉल्ड सदर्न पेनिनसुला। इट हैज कोस्ट लाइन ऑफ, ये जो ये नदियों की लाइन है, ये पूरी 7500 किलोमीटर है। ये देखो, ये पूरा एरिया नदियों की साइड में है, तभी तो यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, तभी तो यहाँ मॉनसून ज्यादा आता है, क्योंकि ये सब तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। ये सारी स्टेट्स पानी से घिरी हुई हैं। और जहाँ पानी ज्यादा होता है, मान लो कि मेरे आसपास का ये सारा एरिया पानी से भरा रहे हमेशा, तो मानसून जाएगा, हमेशा बारिश पड़ती रहे, ऊपर जाएगा पानी, बादल बनेगा, फिर से बरसेगा, ऊपर जाएगा पानी, बादल बनेगा, फिर से बरसेगा, तो बरसात ही नहीं जाएगी उस जगह से। तो ये जो है, ये सारे एरियाज नदी के किनारे किनारे हैं साउथ के, इसलिए यहाँ पे मानसून बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इट आल्सो हैव ए नंबर ऑफ माउंटेन्स भी है कुछ इसमें, और फ्लैट रीजन्स भी है, और थोड़े से प्लेट्यू भी है। जो फ्लैट से थोड़े ऊपर लैंड होती है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। समझ आ गई? क्या क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? लास्ट कुछ तो याद रहता बंदे को, कुछ तो याद रहता है ना कि मेरे को ये समझाया। बोलो, बोलने वाली चुप हो जाती है तुम। कुछ भी नहीं याद आ रहा? गुरजानी तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी तरह मतलब बिल्कुल ही एम्प्टी हो जाती है किसी पॉइंट पे। बोलोगी, इतना सारा समझाया। शुरू से बताओ ना, शुरू से। सदर्न पार्ट को क्या कहते हैं? पेनिनसुला।
और इसकी शेप कैसी है? इन्वर्टेड। और इसके नदियां कहाँ कहाँ है, मतलब पानी चारों सभी तरफ है, तीनों तरफ? बोलो यार, कुछ बोलो, मैंने नहीं समझाना तुमको जब तुमने कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ, शब्द ही बोल दो कोई कि तुमने अरेबियन सी सुना। तुमने सुना अरेबियन सी? बोला मैंने। बे ऑफ बंगाल बोला मैंने, इंडियन ओशियन बोला मैंने नर्मदा बोला, मैंने महानदी बोला। याद नहीं आ रहा कुछ भी? लड्डू गुलाब जामुन समोसे बोले होते ना तो मतलब 3-4 और याद रखती तुम कि नहीं मैडम इसके अलावा ये भी है मिठाई। याद करना बैठ के, सुनाई। लेट अस स्टडी द मेजर जियोग्राफिकल रीजन। साउथ में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, याद करना है कि क्वेश्चन आएगा मेजर जियोग्राफिकल रीजन साउथ में कौन कौन सी हैं, तो आप आंसर दोगे सेंटर में हाईलैंड्स हैं, थोड़ी डेक्कन प्लेट्यूज हैं, कोस्टल रीजन्स हैं और आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो एक कौन कौन सी नदियां हैं जो अलग करती हैं साउथ और इसको, एक क्वेश्चन ये करना है। सदर्न पार्ट को बोलते क्या है ये करना है याद। और कौन कौन सी वेस्ट साइड कौन सी पानी है, पानी, और साउथ साइड कौन सा है और ईस्ट साइड कौन सा, ये नाम याद करना है। उसके अलावा कौन कौन सी जियोग्राफिकल रीजन सदर्न इंडिया में है, इनकी डिस्क्रिप्शन हम कल करेंगे। ठीक है, उठाओ, चलो इतना कर लेना। बलदेव जी, आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ और फिजिक्स और अकाउंट्स को छोड़ के सब।